नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव लकी बेगदेवडा आहे. हाय लकी. कृपा अल्कोहोलिक्स अनॉनिमसचा मार्ग. आजचा दिवस दारूपासून लांब आहे. आज नवप्रकाश ग्रुप की 44th एनिवर्सरी है. थाना का मदर ग्रुप. मैं आज का दिन परमेश्वर का आभारी हूँ कि मैं ऐसी जगह पे जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ पे ग्रुप एग्जिस्टिंग था. पायनियर ग्रुप है और समूह ने इतनी मदद की है. मैं खुद नवप्रकाश ग्रुप का मेंबर रह चुका हूँ और जो शुरुआती मदद और जो ग्रुप ने प्राइमरी पर्पस के लिए काम किया है वो अविस्मरणीय है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नवप्रकाश ग्रुप के सभी मेंबर्स को ग्रुप का प्राइमरी पर्पस पूरा करने के लिए क्षमता दे, बुद्धि दे, ताकि हम उस लक्ष्य की तरफ पहुंच सके जिसके लिए हम सब एकत्रित होते हैं. आज का थॉट भी ह्यूमिलिटी का, आज का टॉपिक भी ह्यूमिलिटी का ही है. अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मुझे ये सारी चीजों के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं था. बचपन सीमित से परिवार में जहाँ पे ऑलरेडी अल्कोहलिज्म था. कोई भी टॉपिक को लेते हुए हम अपनी जिंदगी में उसको 3 भाग में बांटते हैं. हम पहले कैसे थे, पीते वक्त क्या हुआ, या हमारे साथ क्या हुआ और आज हम कैसे हैं. टॉपिक नम्रता का, ह्यूमिलिटी का, एक बड़ा ही लंबा और गहन टॉपिक है. और हमारा रिकवरी के अंदर उद्देश्य ही बिल ने ये बताया है कि ह्यूमिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तरफ हमने चलना है, जागरूकता से. मैं ऐसा नहीं था. पीने से पहले भी मैं ऑड मैन था, घर में परेशानियां थी. तो शुरुआत कैसी थी मेरी जिंदगी में? मेरी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही डरे हुए वातावरण में थी, जहां भाई और पिताजी पीते थे. और जो सबसे भयानक अनुभव मैंने किए हैं वो सारे के सारे फियर के हैं, जिन्होंने मुझे बिल्कुल ही रिजर्व बना दिया और जिन्होंने मेरे अंदर वो न्यूनगंड इतना भर दिया कि मैं दुनिया किसी की बेइज्जती, क्या मैं अपनी बात भी ढंग से नहीं कह पाता था. ऑड मैन रहा हूं मैं. मेरे सर पे बालों का जुड़ा होता था और मुझे बहुत सारे ऐसे ऐसे मैं वाकया ढूंढ रहा था जहां पे मैंने ह्यूमिलिएटेड फील किया है. हालांकि ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिएशन अंग्रेजी में दोनों एक ही शब्द का आगे एक्सपांशन है, बट दोनों का अर्थ बहुत अलग अलग है. मैं छोटा था क्लास में, वहां पे मार खाता था, सरदार था तो लोग मेरे बाल खींचते थे. ये सारी चीजें मुझे और डराती थी. और मुझे याद है कि मैं बड़ा रिजेंटफुल रहता था. एक जख्मी सांप की तरह जो कुंडली मार के दुबक के बैठा हुआ है इसी फिराक में कि कभी वो अनकॉइल होगा. लेकिन उसके साथ साथ मैं डरा हुआ होता था, तो मैंने कभी बदले को एक्शन में नहीं लिया. उसके कारण मैं सेल्फ पिटी में ट्रिमेंडस जाता था और उसमें मैं अपने आप को बहुत छोटा और हीन देखता था. ऐसे वातावरण में जब शराब ने मेरे अंदर वो, भले झूठी ही क्यों नहीं, दारूनी मला दिलेला तो छोटा विश्वास आणि छोटी हिम्मत, और साहजिक था मैं शराब को प्यार में पड़ गया. और प्यार में पड़ते पड़ते मेरे व्यक्तिमत्व में अचानक से बदलाव आ गया. ये बदला हुआ व्यक्तिमत्व, बदला हुआ कैरेक्टर, जिसके पास हिम्मत है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, जो बात कर सकता है, मैं उसमें ज्यादा ज्यादा जीने लगा. और मेरे पास एक दोहरी व्यक्तिमत्व की भूमिका तैयार हो गई. एक ऐसा लकी जो इनडिसाइसिव था, जो डिसीजन नहीं ले पाता था, जो डरा हुआ रहता था, जो अपनी क्षमताओं को बहुत कम देखता था जब वो नहीं पीता था तो. और पीने के बाद लकी का परिवर्तन पूरी तरह से हो जाता था, आमूलाग्र बदल जाता था. मैं फटाफट डिसीजन ले सकता था, मेरे को आइडियाज आते थे, मैं बात कर सकता था. और डिसीजन ही नहीं, मैं बिंदास एक्शन भी लेता था. इसकी वजह से शुरू शुरू में मुझे बहुत फायदा हुआ. और ये सारे फायदे मैंने अपनी जिंदगी में
ऐसे बटोर के लगा रख लिए छाती से लगा के, और सभी का क्रेडिट शराब को देता था। शराब पे मेरा और विश्वास बढ़ता गया। जिंदगी का प्रवास जैसे जैसे आगे चलता गया, तो सबसे पहले मैंने क्या किया होगा, तो पीने के बाद मुझे याद है, मैं बहुत लोगों को ह्यूमिलेट कर पाता था। मैं लोगों की बेइज्जती कर लेता था, क्योंकि पीने के बाद में मेरा वो रूप ही बदली हो जाता था, और मेरे को सामने वाला क्या समझेगा, क्या करेगा, इस बात का भान ही नहीं होता था। और पता नहीं मैंने कितने लोगों की बेइज्जती की होगी, ऐसे यारों दोस्तों की, पुलिस वालों की, सोसाइटी में। लेकिन मुझे जो किस्से याद हैं वो शादी के बाद के किस्से याद हैं। मेरे जैसे शराबी की जब शादी होने आती है तो मैं एकदम गुरूर से भर जाता हूँ। ईगो तो था ही, ईगो का प्रकटीकरण ग्रैंडियोसिटी में होता था मेरा। जब पैसे नहीं हुए थे तो मैं भीगी बिल्ली बन के बैठता था, लेकिन थोड़े से पैसे आने के बाद में मुझे दिखावा करना बहुत अच्छा लगता था। मुझे 4 आदमी को दारू पिलाना, उनके पास से लकी शेट सुनना, उनके पास से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। मेरे अंदर वो पीपल प्लीजिंग, वो व्यक्तियों को खुश करने की एक डिफेक्ट है अपना कैरेक्टर का, वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरे को हमेशा से वाहवाही लगती थी। और अगर किसी ने ढंग से मेरी तरफ देखा भी नहीं तो मुझे अपमानित महसूस होता था। मुझे एक्नॉलेज भी नहीं किया, मन ही मन अपमानित महसूस होता था। और उस व्यक्ति के ऊपर मैं नजर रखता था, पीने के बाद मौका मिला तो मैं दे डालता था। इस प्रकार का एक अलर्ट सेल्फ सेंटर्ड व्यक्तिमत्व में मैं कन्वर्ट हो गया था, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। मेरी और दुनिया क्या दिखती है, मेरे लिए क्या बोलती है, मेरे को क्या समझती है। मैं अंधों में काना राजा रहना चाहता था। इसके लिए बड़े लोगों की कंपनी टालता था हमेशा से, जो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पैसे वाले हैं। एक बार याद है मेरे को, हमने नया नया जिम विम ज्वाइन किया था, 16-17 वर्ष की उम्र होगी। और मेरे पास मेरे से भी हल्के ही बॉडी वाले होंगे, कमजोर ही थे। हम सब एक पिक्चर देखने गए और वहां पे हमारी एक दूसरी टीम के साथ में कुछ लड़ाई हो गई, थोड़ी सी बात के ऊपर, और सालों ने मेरे को मार दिया। मैं भी 2 पैक पिए हुए था, और उसके अंदर हमने पंगा ले लिया। वो ज्यादा लोग थे, ज्यादा ताकतवर थे। मार खाने के बाद में अब होता क्या था मेरे साथ, मैं हमेशा बाहर की तरफ जस्टिफाई करता था, अपनी तकलीफों की तरफ नहीं देखता था। तो हमने आने के बाद में प्लान बनाना, ये करना वो करना, और मेरे जो चढ़ाने वाले दोस्त थे वो भी बोलते थे, अरे लकी भाई उसने तो तुम्हारे को धोखे से मार दिया, नहीं तो तुम तो उसको पटक देता। मुझे ऐसे सलाहकार अच्छे लगते थे, ऐसे दोस्त अच्छे लगते थे, और मैं ऐसे ही लोगों की संख्या बढ़ाते जाता था कि जो मेरे ईगो का मसाज करें, जो मेरी गलतियां छुपाएं, जो और भी मेरे को सपोर्ट करें। ऐसे में चलते चलते में मेरी शादी कर दी गई, और शादी के बाद शादी में थोड़ा सा खाना कहीं आगे पीछे हुआ था, और आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। जैसे व्यक्तिमत्व को जो इतना अलर्ट है और इतना गौर से चीजों को देखता है, निरीक्षण करते रहता है। मेरे जैसे शराबी के 2 आंख नहीं होती, 4 आंख होती है, 2 पीछे भी होती है। मैं भागते रहता हूँ हमेशा। ये मध्यपाश नाम की बीमारी का दिया हुआ एक गुण है कि हम इतने ज्यादा सेल्फ के मामले में अलर्ट हो जाते हैं कि हम सच्चाई भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व की जपणूक करते रहते हैं, अपने आइडेंटिटी को बचाते रहते हैं। और मुझे वो गुस्सा भरपूर आया कि मुझे तो कुछ दिया नहीं, ना मैंने मांगा था, लेकिन लोगों को खाना तो खिलाना चाहिए था। उस टाइम भी मेरा मुंह फूला हुआ था। गुस्सा आने के बाद में एक तो मैं प्रदर्शित नहीं कर पाता था जब पिया हुआ नहीं होता था, और जब पिया हुआ होता था तो मुंह से बहुत गंदगी निकालता था मैं। खैर, बिल लिखता है ना, रिजेंटमेंट इज अवर नंबर 1 ऑफेंडर। तो ये सारे जो अनुभव थे, ये सारे के सारे अनुभव मेरे अंदर छोटी छोटी क्यों ना हो, रिजेंटमेंट जोड़ते गए। एक ठराविक धार्मिक लोगों के ऊपर रिजेंटमेंट थी, एक ठराविक रंग के लोगों के ऊपर रिजेंटमेंट थी। ऐसे करते करते ये बचपन से अभी तक की रिजेंटमेंट मैं बटोरते गया, और शादी वाले दिन एक नई रिजेंटमेंट आ गई जो कि मेरे परिवार की तरफ थी। इसके बाद शराबी की जिंदगी में जो होता है हुआ। बीवी ने पहले प्यार से और बाद में जब गुस्से से करना चाहा तो मैंने उसको ह्यूमिलिएट कर दिया। मेरे पास जब भी कोई डिफेंस नहीं रहता था ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अटैक करना जानता था, सिर्फ और सिर्फ वार करना जानता था। फिर वो वार इमोशनल हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, मैं चाहता था कि
लोग मेरे को सिर्फ जी हजूरी करें, मेरी इच्छा को अपने सर के ऊपर रखें और मेरी बात सही रहती है, मुझे सवाल ना करें कभी भी। और ऐसे में हमारे झगड़े बढ़ते गए और एक दिन मुझे याद है कि मेरी बड़ी साली और सास और ये सब लोग घर में आ गए और मुद्दा हुआ था कि उसके पहले दिन मैंने अपनी बीवी को बहुत मारा था। वो प्रेग्नेंट थी, तकलीफ में थी और इन लोग को भी डर लगने लग गया। तो मेरे को शायद समझाने आए थे, लेकिन वो बात करते करते सब बैठे थे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे साधारण बात में भी इतना अपमानित महसूस हुआ। आई फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड कि मैं कुछ बोल तो नहीं पाया। सामने एक कबाड़ पड़ा था, उसके ऊपर मैंने जोर से फाइट मार दिया और बाहर चला गया। लोग बोलते थे हम तो सिर्फ बात करने आए, समझाने आए, हमने तो कुछ बोला भी नहीं, हमने ना तो गुस्सा किया। मेरी साली के ऊपर ट्रिमेंडस रिसेंटमेंट होता गया मेरे को। कहीं पे भी मैंने किसी चीज को निरीक्षण नहीं किया, कभी कभी भी मैंने अपने किसी इमोशन को वापस विजिट नहीं किया कि ऐसा क्यों किया। हाँ, जब जब मैंने वापस विजिट किया तो मैंने अपने गुस्से को, अपने एक्शंस को जायज समझा है। ये बीमारी का एक भाग है। मुझे ए में आने के बाद में मालूम पड़ा कि मेरे सारे एक्शन मुझे जायज लगते हैं और अपने विचारों में भी मैं उसको जायज 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 साबित करते जाता हूँ, लोगों की तरफ उंगलियां बताता हूँ और इसी प्रकार से मेरा प्रवास चलता गया। मेरा सच्चाई से नाता टूट गया। मेरी जिंदगी एक, जो हम बोलते हैं ना, काल्पनिक जग, वो काल्पनिक जग में ही पूरी तरह बन के रह गई। और ऐसे दौर में और भी जो भी अनुभव आए वो मुझे और सच्चाई से परे लेते गए। दिखावा करना शुरू हो गया। जैसे जैसे मैं खोखला होते गया उतना बड़ा दिखावा, उतनी ज्यादा ग्रैंडियोसिटी। मुझे याद है एक होटल बियर बार का, मैं स्टील फैब्रिकेशन का आवाज काम नहीं किया था। आवाज आ रही है नितिन? आवाज नहीं कान साफ करी जाए। आ रही है लक्की हाँ, भाई, आवाज आ रही। थैंक यू थैंक यू। आ रही लक्की भाई। ओके, मुझे याद है। देखिए क्या होता है, मेरे जैसे एक डरपोक शराबी का ईगो के कारण उसका ग्रैंडियोस एक्शन कैसे होता है। मैंने एक बियर बार का पूरा फर्नीचर बनाया। वो टाइम पे शायद 80-90 हजार रुपए का होगा, जब शराब भी काफी सस्ती थी। मैं बात कर रहा हूँ करीब 30 साल पहले की। और फटी हुई हालत थी। मैं स्टील वालों के पैसे नहीं दे पाता था, लेकिन मैं ग्रैंडियोस ऐसा था होटल वाले को बताने को, अरे अपने हिसाब में एडजस्ट करते जाना यार, क्या पैसे लेने तेरे से। और यकीन मानो, मैं सारे का सारा पी गया और लोगों को पिलाया मैंने। और बता था, ये देख, ये अपना होटल है, ये सब फर्नीचर अपना बनाया हुआ है, चल क्या मांगता है तेरे को। आई डोंट नो, मेरी जो अस्त व्यस्त जिंदगी की है, कौन सा इमोशन कहाँ बताने का मुझे पता नहीं होता था। मैं देर तक बैठता था। वो वेटर्स भी मेरे दोस्त हो गए थे। फिर एक एक वेटर को बुला के मैं पूछता था एक शराबी की कमियां कैसे बाहर निकलती। बोलता था अपनी माँ को लेटर लिखता है क्या, पैसा डालता है क्या। मेरी खुद की घर में माँ थी और उसका मैंने कभी ख्याल नहीं किया था। और वेटर को बोलता था, देख अपनी माँ का ख्याल रखने का, थोड़ा पैसा तो जरूर भेजने का, बीवी से छुपा के भेजने का। लेफ्ट हैंड माइक चालू, राइट में। और ऐसे सब विचारों में मैं पूरी तरह से कंफ्यूज। और जहां जहां पे भी एक और मैं ह्यूमिलिएशन का मैं एक और शेयर करना चाहूंगा और फिर शायद रिकवरी में ह्यूमिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। मुझे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी पकड़ के एक गुरुद्वारे में ले गए और उस गुरुद्वारे में शराब छोड़ने के लिए लेके गए थे। बड़ी हुई थी, हम लोग चले गए। अमावस्या का दिन था, कुछ ये पूनम का दिन था, और ले गए और गुरुद्वारे में बैठ गया। बैठने के बाद जब पूजा वूजा हुई तो वो जो पुजारी था उसने फिर आसन ग्रहण किया और एक एक से पूछने लगा, तो जगतार सिंह तेरी अफीम बंद हुई कि नहीं बंद हुई। वो करीब 50 बरस का वो टाइम पे जगतार सिंह होगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोलने लगा, साहब मैं कोशिश बहुत करता हूँ बाबा जी, लेकिन अभी उतनी हो नहीं पा रही है, कम की है। तो उसने बोला, चल आओ इधर, माफी मांगो। और वो गुरु ग्रंथ साहब के सामने उसको मत्था टेक के माफी मांगने को लगाया। मतलब वो सारी एक्सरसाइज देख के, हालांकि कुछ हुआ भी नहीं था, मैं इतना ह्यूमिलिएटेड फील किया। और मैंने वो थोड़ा सा पिक्चर देखा, मैंने बोला ये इधर 300 आदमी बैठे हैं, इसमें ये उठाएगा लकी सिंह, क्यों इतनी पीता है, चल आ माफी मांग। मैं बोला ये साला 200-300 लोग देखेंगे
और इनको मालूम पड़ेगा, मेरे को शराबी बोलेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। मैं कुछ और नहीं किया, मैं उठ के भाग गया। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और मेरी बहन, लोग ज्यादा थे तो मैं ह्यूमिलेट नहीं कर सकता था, पलटवार नहीं कर सकता था। और फिर मैंने उनको गालियां बकनी शुरू कर दी, कहाँ ले आए, क्या है। तो बहन बोलने लगी, नहीं नहीं, हम प्राइवेट में बोलेंगे, वो सब आदमियों के साथ में तेरे से बात नहीं करेगा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तब तक मैंने बहुत कुछ सोच लिया था और मैं वहां से निकला। जहां जहां कोई भी व्यक्ति मेरे किसी इशू के बारे में बात करता था, मैं इमीडिएटली अपमानित महसूस करता था। पता नहीं क्यों, मैं भाप लेता था। और वो मेरे को इंट्यूटिवली ऐसा नॉलेज होने लगता था कि ये अभी मेरी बातें करने वाले हैं, मेरी तकलीफों की बात करने वाले हैं, मेरी फेलियर की बात करने वाले हैं। और उसके ऊपर मेरा रुद्र रूप हो जाता था। मैं कभी भी, इसी वजह से मेरे जैसे शराबी कभी मदद स्वीकार नहीं कर पाते। इसको डिनायल भी बोलते हैं, ये डिनायल के कारण भी होता है। लेकिन मेरे जैसा शराबी कभी मदद का हाथ स्वीकार नहीं कर पाया, कभी कोई ढंग के रास्ते पे चल नहीं पाया, कभी अपनी गलतियों का एहसास हुआ भी तो क्षणिक रहता था। आपने बिग बुक में लिखा है ना, कुछ महीने पहले क्या, कुछ दिन, कुछ घंटे पहले भोगी हुई यातनाएं हम भूल जाते हैं। ये इतना ओवर पावरिंग ऑब्सेशन है कि विचार करने देता ही नहीं। जिसकी वजह से क्या होता है, मैंने महसूस किया कि जिसकी वजह से एक नॉर्मल आदमी बाउंस बैक होने के लिए क्षमा, शांति, प्यार, ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, ये सब चीजों के ऊपर अवलंबित होकर रिपेयर रिकवर करता है, मेरे जैसा शराबी वैसा करता ही नहीं है। या तो झगड़ा करेगा या तो भाग ही जाएगा, गुस्सा ही कर लेगा, रिसेंटफुल हो जाएगा, कभी वो मुद्दा ही नहीं छेड़ेगा। और जब जब मुद्दा छिड़ेगा तो मैं एकदम विकृत रूप अपना दिखाऊंगा कि किसी तरह से मुद्दा टल जाए। फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में मैं टूटी हुई अवस्था में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, भारतीय जनरल हॉस्पिटल में एडमिट। मैसेज मिलने के वक्त मुझे जिंदगी में पहली बार अपमानित नहीं महसूस हुआ, क्योंकि मैसेज देने वाले ने मुझे मेरी अवस्था की तरफ उंगली नहीं उठाई थी। उसने अपनी शेयरिंग की और शेयरिंग करने के बाद में कहा कि लकी, आपको भी शराब से दूर रहना है क्या। मैंने कहा रहना तो है, लेकिन मेरे से होता नहीं है। बोलता कोई बात नहीं, ये इतना इजी भी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल भी है, दोनों चीजें। आप एक ही मीटिंग में आके तो थोड़ा ट्राई करके देखें, जमता है तो। मुझे एक ही मीटिंग में से लाभ हुआ, जिसकी वजह से आज मैं सोबर हूँ। मैं एक ही मीटिंग में गया और मीटिंग में जाने के बाद जो मुझे अनुभव आए, मुझे आज भी किसी की शेयरिंग याद नहीं है, लेकिन मीटिंग पूरी होने के बाद में जब मैं खड़ा हुआ तो ऐसे लगा जैसे एक बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधे का चला गया है। और अंदर से एक आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं। पता नहीं क्यों जिंदगी में पहली बार शायद मैंने अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट किया था, सच्चाई को कबूल किया था और मदद लेने के लिए तैयार हो गया। मैं ह्यूमिलिएट नहीं हुआ था, क्योंकि ह्यूमिलिएट करने जैसा कोई जगह ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं हुई थी। सब अपनी अपनी बातें तो कर रहे थे, मेरी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा रहा था। और अगर मुझे कुछ मिला होगा तो ढेर सारा प्यार मिला, वहां पे लोगों ने गले से लगाया, खाना के बारे में बताया, मीटिंग्स के बारे में बताया। और ये सब चीज जानने के बाद में शायद मेरी जिंदगी में वो बदलाव आ गया। आने के बाद मीटिंग्स करते करते मैं आइडेंटिफाई जैसे जैसे करने लगा, अंदर ही अंदर कुछ चीजें पिघलती गई। और वो पिघलती हुई चीजों ने मेरे को चीजों को स्वीकार करने में मदद की। अभी रिकवरी में बिल क्या बोलता है? बिल ये बोलता है ह्यूमिलिटी के बारे में कि एक्सेप्टेंस एंड फेथ आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 100% सोबराइटी। स्वीकार और श्रद्धा, मेरी परिस्थिति का स्वीकार कि मैं एक शराबी हूँ और मेरी उच्च शक्ति पे श्रद्धा होना, ये दोनों मिलके 100% सोबराइटी पैदा कर सकती हैं। बट जब हम यही एटीट्यूड अपने इमोशनल समस्याओं की तरफ लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वैसे जैसे मध्यमुक्ति में मेरे को रिजल्ट मिले, वैसे रिजल्ट मिलते नहीं है, उसी प्रकार के रिजल्ट मिलते नहीं है। और मैं मेरी भावनिक समस्याएं जो थी, फॉर एग्जाम्पल मेरी रिजेंटमेंट, मेरे फियर, उसके ऊपर मैं एक्सेप्ट भी कर लेता था और श्रद्धा भी रखता था उच्च शक्ति पे, लेकिन उसके रिजल्ट्स सोबराइटी जैसे नहीं होते थे। मुझे बार बार पुरानी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज आती थी, मुझे याद आते थे अपने किए हुए नुकसान, मुझे याद आता था वो गया हुआ पैसा, वो गई हुई इज्जत। और डर और रिजेंटमेंट
इनके बीच में झूमते झूमते मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करता था मनोमनी। हर शेयरिंग इज एन एक्सेप्टेंस कि मैंने ऐसा किया। बोलता भी था परमेश्वर की कृपा से ये सब ठीक हो सकता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आते थे। बिल आगे लिखता है कि कोई भी पूरी तरह से डर, गुस्सा और दिखावे से, दिखावटी बनावटी बड़प्पन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसके लिए हमको परफेक्ट ह्यूमिलिटी एंड लव इस जन्म में लिखता है, इन दिस लाइफ वी शैल अटेन नथिंग लाइक परफेक्ट ह्यूमिलिटी एंड लव। इस जन्म में शायद हम वो परफेक्ट नम्रता और परफेक्ट प्यार वो नहीं पा सकेंगे, बट वी शैल हैव टू सेटल रिस्पेक्टिंग मोस्ट ऑफ अवर प्रॉब्लम्स फॉर अ वेरी ग्रेजुअल प्रोग्रेस पंक्चुएटेड समटाइम्स बाय हेवी सेटबैक्स। मुझे इस जिंदगी में सेटल करना पड़ेगा, मेरे जो समस्याओं को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, मेरी समस्याओं को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनको स्वीकार ही नहीं करना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा कि ये समस्या एक ताकत है। एक ये नकारात्मक, एक ये जिसको कालाकुट भूतकाल बोला हुआ है, ये भूतकाल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और मेरा प्रोग्रेस ग्रेजुअल होगा। और उसमें भी शायद कई बार ऐसे वाकयात आ जाएंगे कि जो मुझे बहुत हद तक पीछे ले जाएंगे। और मेरी रिकवरी की जिंदगी में ऐसे वाकयात आए, जिंदगी में ऐसे वाकयात आए जब मैं लड़ पड़ा, मैं पीने चल पड़ा, जब मैं अपमानित हुआ। रिकवरी में भी मैं अपमानित हुआ। एक बार मैंने अपने ओल्ड आइडियाज, हम छोड़ते तो है नहीं, और मैंने एक फैक्ट्री डाली थी। फैक्ट्री में मुझे सक्सेस होने की बड़ी घाई थी। दूसरा कोई व्यक्ति एक इम्पोर्टेड मशीन लेके आया था और वो इम्पोर्टेड मशीन को देख के कॉपी करने की मेरी जबरदस्त खुजली थी, और उस खुजली को मैं रोक नहीं पाया, अपने शॉर्टकट को रोक नहीं पाया, विवश हुआ। और मैंने छोटा सा काम वो फैक्ट्री में भेजा, और वो फैक्ट्री में वो भेजने के बाद में मैं खुद गया देखने के लिए। उधर एंट्री अलाउड नहीं थी। मैं बहाने बहाने गया, वो मालिक को पता चल गया। उसने मेरा वो जो सामान रोक लिया और फिर मेरे को बोला कि भैया तुम नॉट अलाउड, अभी तो हम तुम पे फाइन मारेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। यकीन मानो दोस्तों, रिकवरी में भी चौथे साल में भी मुझे जबरदस्त अपमानित महसूस हुआ। मैं डर से भर गया, मेरा सामान का लॉस मुझे दिखने लग गया, वगैरह 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 वगैरह। और ये अपमान मुझे कई दिनों तक असहाय करता रहा। ये वही लकी था जो एक डायमेंशन में शराब के मामले में पूरी तरह से स्वीकार कर चुका था, लेकिन अपनी बाकी दोषों के मामले में वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अपने आप को पता नहीं क्या क्या किया होगा मैंने, खैर। लेकिन उसके बाद में जब मैंने उसको स्वीकार किया और विथ ह्यूमिलिटी, नम्रता से जाके मैंने जब उसकी माफी मांगी, उसको जाके बोला और मैंने उससे माफी मांगी, उसने मुझे और अपमानित किया। लेकिन माफी मांगने के बाद में मैं उसमें से छूट पाया। और आज भी कई बार जब मैं शेयर करता हूँ, वाकया आ जाता है, तो फुल नम्रता के साथ मैं उसको मेरी कृति बोल के एक्सेप्ट करता हूँ, और इस बात से जागरूक रहता हूँ कि मुझे इसको कहीं और चलने नहीं देना है। फिर अभी नम्रता कैसे आए? कितना ह्यूमिलिएशन के बाद नम्रता आएगी? ये तो मैं पहले तो मेरे को ह्यूमिलिएशन के बाद नम्रता आती नहीं थी। आई यूज टू बिकम मोर एंग्री, मोर रिजेंटफुल, मोर ग्रैंडियोस। लेकिन रिकवरी के अंदर अभी ह्यूमिलिएशन से ह्यूमिलिटी आ रही थी। एक छोटा सा ह्यूमिलिएशन शेयर करूंगा। आई थॉट इट वाज ह्यूमिलिएशन। देखो कैसा है, मैं दादर ग्रुप में चला गया, मुझे शेयरिंग को बुलाया था एल्काथॉन में, और दोपहर को मैं जैसे ही शेयर करने के लिए खड़ा हुआ, 5 मिनट के बाद एक ओल्ड टाइमर खड़ा होके ऐसा बीच में बोलने लगा, सरदार जी अभी बस करो, तुम्हारा बहुत हो गया। और सडनली मैं एकदम स्तब्ध रह गया सुन कि ये साली इतनी प्यार करने वाली फेलोशिप, और इतनी प्यार करने वाली फेलोशिप के बीच में एक आदमी ने उठ के साली बेइज्जती कर दी मेरी। अभी 1 साल भी सोबर नहीं था मैं। अब ये अलग बात थी को व्यक्ति भी ज्यादा बीमार था, उसको कुछ साइकिक प्रॉब्लम्स थे और कुछ ऐसा बीच में करते रहता था। लेकिन आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। मुझे लोगों ने समझाने की भी कोशिश की, और मुझे ऐसा ही मनी मन लगने लग गया कि अभी ये में कभी आएंगे नहीं अपन यार, ये ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, दुनिया से क्या अलग है, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि अगर कहीं मेरे अहम को धक्का लगा तो मैं उस नेगेटिव इमोशन में पूरी तरह से चला जाता हूँ। थैंक गॉड
मैं कांस्टेंट ए में था। मैं अपने ओल्ड टाइमर्स का आभारी हूँ जिन्होंने सारे विषय की तरफ मेरा मन खुला करके सोचने की क्षमता बनाई। इनफैक्ट मैं बड़ा उग्र था और शुरुआत के रमाकांत को और बाकी लोगों को पता है मैं काफी कुछ कर जाता था। अब ये मैं जो बोल रहा हूँ वो टाइम पे इतना प्रोमिनेंट था कि पूछो मत। किसी ने अगर मेरी शेयरिंग के बाद में कुछ कमेंट भी मार दिया तो मैं उसको कभी खुले मन से ले नहीं पाता था। मैं रिसेंटमेंट पालता था और अपने ग्रुप में एक ग्रुप बनाने की कोशिश करता था ताकि उससे बदला लिया जाए। ये मेरे साथ में रिकवरी में भी होता था। तो ऐसे व्यवहार, विचार और वर्तन में नम्रता का जो पहला स्टेप है खुले मन, वो खुला मन ही नहीं था। मैं लोगों के बारे में तुरंत आई वॉज जजमेंटल, निर्णय ले लेता था और निर्णय लेने के बाद में कितने दिन वो अवस्था में रहता था, जबकि मुझे पता था कि मेरे को रिकवरी के अंदर किन किन चीजों पे ध्यान देना है। मुझे बहुत कुछ करना है और मैं फंसा रहता हूँ इन छोटी छोटी चीजों में जो मायने ही नहीं रखती है जिंदगी में, जिनसे मैंने सीख के आगे चलना है, जिनसे मैंने ये समझना है कि मैंने जिंदगी में क्या मैंने जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए था। सेवा के अंदर भी कुछ मेरे छोटे मोटे ऐसे अनुभव हैं जहां से मैं ह्यूमिलिएटेड फील हुआ हूँ। जिंदगी में मोड़ आया जब ये सब चीजों को जागरूकता से देखने की कोशिश की और खुद से पूछना शुरू किया कि लकी ऐसा क्यों क्यों बीवी अगर पास्ट की कोई बात निकालती है तो आई स्टार्ट फीलिंग ह्यूमिलिएटेड। शुरू शुरू में ऐसा बहुत होता था, कई बार ऐसे मौके आ जाते थे और कोई ऐसा किस्सा निकल आता था तो बीवी बोल पड़ती थी, याद है सरदार जी हम उसकी शादी में गए थे तो आपने क्या किया था मेरे साथ। मैं अंदर अंदर मेरा बॉइलिंग शुरू हो जाता था। मैं अपने डिफेंसेस शुरू कर लेता था, जस्टिफाई करने की कोशिश, टालने की कोशिश करता था। अरे अभी तो सोबर हूं ना। लेकिन ये सारी चीजों का मोड़ आया चौथी पायरी के बाद, जब मैंने आठवीं नौवीं पायरी में मैंने माफी मांगने की कोशिश की। उसके बाद में ये धीरे धीरे करके थोड़ा सेम्बलेंस मेरा बैलेंस बैठता गया। बिल लिखता है सेल्फ सर्चिंग इज द मीन्स बाय विच वी ब्रिंग न्यू विजन, एक्शन एंड ग्रेस टू बेयर अपॉन द डार्क एंड नेगेटिव साइड ऑफ अवर नेचर। जब तक मैं आत्म संशोधन नहीं करता हूँ, और आत्म संशोधन ही वो मायने हैं जो मुझे एक नया विजन देने वाले हैं, एक नया दिशा देने वाले हैं, एक्शन और उसको पूरा करने वाली ग्रेस देने वाले हैं। बिल आगे लिखता है कि हमारा डार्क एंड नेगेटिव साइड ऑफ अवर नेचर। अब देखिए डार्क एंड नेगेटिव साइड, जो नकारात्मक और जो ये काला यानी कि गहरा ऐसा एक डरावना जो हमारा नेचर है, जो हमारी पर्सनालिटी है, उसके ऊपर काम करने के लिए सेल्फ सर्चिंग से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। सेल्फ सर्चिंग ने मुझे इन सारी चीजों के बारे में बोध हुआ और मैं आगे चल के एक विजन फॉर यू जो अपने बिग बुक में लिखा हुआ चैप्टर है उसकी तरफ अग्रसर हुआ। बिल आगे लिखता है व्हेन इट कम्स द डेवलपमेंट ऑफ दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू रिसीव गॉड्स हेल्प। अब देखिए हमारा प्रोग्राम मुझे ये बताता है कि मुझे नम्रता को डेवलप करना पड़ेगा, कल्टीवेट करना पड़ेगा। ये इमोशन मेरे लिए नया है, प्यार का इमोशन मेरे लिए नया है। जो 7 डेडली सिंस है वो मेरे पुराने दोस्त हैं। मैंने प्यार कभी नहीं किया है, मैंने सेक्स जरूर किया है लेकिन मैंने प्यार नहीं किया है। मैंने मैंने बैकफुट लिया है, मैं ह्यूमिलिएटेड हुआ हूँ लेकिन मैंने कभी ह्यूमिलिटी से काम नहीं किया, मैंने स्वीकार नहीं किया है, मैं भाग गया हूँ चीजों से। अभी टू रिसीव गॉड्स हेल्प हमको ये ह्यूमिलिटी कल्टीवेट करनी पड़ेगी और इसके लिए बिल लिखता है आगे कांस्टेंट इन्वेंट्री। शायद मेरी चौथी पायरी के पहले ही 10वीं पायरी मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने लगा दी थी, कांस्टेंट इन्वेंट्री। कि कहीं पे मैंने एग्जाजरेट किया है क्या, कहीं पे मैंने झूठ बोला है क्या, कहीं पे अनायास ही चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया है क्या, कहीं की सच्चाई से भाग रहा हूँ, कहीं मुझे शर्म आई क्या आज, कहीं पे मैंने अपमानित महसूस किया क्या। और मैं देखने लगा जहां जहां पे भी मैं अपमानित महसूस होता था वहां वहां पे मेरा दिमाग बंद हो जाता था।
मैंने इस चीज का निरीक्षण करना शुरू किया, कांस्टेंट इन्वेंट्री, तभी रियलाइज होता था कि ऐसा कुछ था ही नहीं रे। मैं तो भाप लिया था, मैं तो प्रिजुडिस से ग्रस्त था, और मुझे 1 और 1 11 होते हैं यही समझ में आता था। मुझे 1 और 1 2 हो सकते हैं ये नहीं समझ में आया। थ्रू फेलियर वी लर्न लेसन इन ह्यूमिलिटी, पेनफुल दो ह्यूमिलिटी इंग्रेडिएंट दैट कैन गिव अस सेरेनिटी। अब देखिए, थ्रू फेलियर वी लर्न लेसन इन ह्यूमिलिटी। एक नम्र व्यक्ति अपना और अपने परिवारजनों का, अपने समूह का इक्वल ख्याल रखेगा। एक इगोइस्टिक सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखेगा। मेरे पास जिंदगी में एक समा आया रिकवरी में 3रे साल में, जब मेरे पास कुछ पैसे आए। वो टाइम के ऊपर कॉमन वेलफेयर ये बोलता था कि मेरे पास घर नहीं है, तो मैंने घर लेना चाहिए था। घर लेने से मेरी माँ को, मेरी बीवी को मैं उस पत्रे के घर से टैक्स की जगह पे ले जाता। मेरे जो होने वाले बच्चे थे, मेरी एक लड़की भी हुई थी, उनको शायद अच्छी सोसाइटी दे पाता, क्योंकि तभी तक मैं वर्कशॉप में रहता था। लेकिन मेरे एम्बिशन रिकवरी में भी मुझे गाइड कर रहे थे, और मेरी जो अतिरिक्त इच्छाएं थी उसमें पैसे से और पैसा कमाने की मेरी जो एम्बिशन थी, जल्दी से जल्दी वापस मटीरियली पुनर्स्थापित होने की, उसने मेरे से ये घर वाला डिसीजन लेने ही नहीं दिया। नम्र व्यक्ति वो होता है जो अपने कमाई में सबका हिस्सा समझता है। बाकी सब लोग उसको बोझ नहीं लगते हैं, लेकिन मैं तो इगोइस्टिक था, बोले दिखाता नहीं था। और मैंने दोस्तों वो डिसीजन लिया नहीं। मैंने जाके फैक्ट्री डाली, घाई घाई में काम किया, एंड आई सफर्ड अ लॉस। और उसके बाद में कई साल तक घर नहीं ले पाया। दिस वॉज माई फेलियर। और उसके बाद में हर बार रिमाइंड होता था मुझे कि अगर मैं 25 लाख रुपए का घर ले लेता, वो भी 20 साल पहले, तो कितने सब लोगों को खुशी होती। शायद मेरे को शोहरत और इज्जत कम मिलती, शायद वो मटेरियल थिंग्स कम आते, शायद वो 2 के 4 और 4 के 20 बनाने की मेरी जो उत्कंठा है, ज्यादा से ज्यादा वाली जो एक्सेसेस है, वो नहीं होती। खैर, थ्रू फेलियर वी लर्न अ लेसन इन ह्यूमिलिटी। मेरे को मेरे फेलियर में से ह्यूमिलिटी का लेसन मिला, और ऐसे छोटे छोटे कई फेलियर्स हैं, और ये सारे फेलियर्स ने मेरे को मेरे दोषों को रिस्पेक्ट करने को लगाया। अभी देखिए, यहाँ पे ट्रैक में बदलाव आता है दोस्तों। मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ, जब तक मैं अपने दोषों को डर के रहता हूँ, उनसे बच के भागता हूँ, ये हावी हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं से ऐसा छुपा हुआ घात करेंगे कि मेरी रिलेशनशिप में, मेरे फाइनेंशियल मामलों में, मेरे एम ही ये मेरे को खत्म कर देंगे। लेकिन जब मैं इनको रिस्पेक्ट करने लग पड़ता हूँ ना, तो मैं जागरूक हो जाता हूँ, और इनको रिस्पेक्टफुली इनसे डील करता हूँ मैं। मुझे ये फेलियर ने एक बात मेरे दिमाग में बिठा दी, लगे ऐसा कोई काम नहीं करना है आज के बाद जो कॉमन वेलफेयर नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तेरा ही भला हो। ऐसे काम को 10 बार देख। इट इज फुलफिलिंग योर ग्रैंडियोस एम्बिशन ऑफ पावर एंड मनी। एंड हैव यू नॉट लर्न योर लेसन? ये जो कांस्टेंट इन्वेंट्री से मुझे जो ध्यान में आया, उसके ऊपर आगे चलता हूँ। बिल आगे लिखता है ह्यूमिलिटी फॉर टुडे। फिर बिल आगे ये भी लिखता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस आप में वो ह्यूमिलिटी जनरेट करने वाला काम करती है, एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर। आप जब एक ही सेवा में आते हो और अलग अलग लोगों को अपने तरीके से सुझाव देते हुए, काम करते हुए देखते हो, तुम्हारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वहां पे कुछ लोग रिजेंटमेंट पाल लेते हैं। वो बेचारे ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम से बाहर हो जाते हैं, वो कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है, मुझे अनुभव है कि जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस ये प्रोग्राम में चलते नहीं है। कई बार समूह के सामने मैंने देखा है कि कुछ ओल्ड टाइमर्स कुछ शेयर करते थे और समूह मानता नहीं था, और समूह एक्शन कर जाता था। कुछ ओल्ड टाइमर्स ऐसे होते थे कि जो कि उसका खुलेआम विरोध करते थे, अंदर भी और बाहर भी। जहां शेयरिंग मिली वहां
लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि मत विरोध होने के बावजूद भी समूह के साथ चलते थे। उनका कहना ऐसा था कि भैया समूह की सत्सद भी है। मैंने अगर अपना मत व्यक्त किया और वो समूह को सुझाव नहीं अच्छा लगा, तो इसका मतलब थोड़ी ये हुआ कि मैं समूह से अलग हो जाना चाहिए। समूह बड़ा है, चलता रहेगा, मैं इंतजार करूंगा। हम अनुभव लेके देखेंगे तो अनुभव लेके देखेंगे। ये अनुभव धीरे धीरे करके मेरे को आने लगे और इन अनुभवों से वो मन और खुला होता गया। मन अपने प्लान्स, मैं सबसे बढ़िया सोचता हूँ, मेरे को इस बात का अनुभव से पीछे हटते हुए बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए कोई न्यू कमर भी, जो 2-4 साल भी, 2 महीने भी सोबर नहीं है, जो शायद जिसके पास वो व्यवहारिक अनुभव भी नहीं है, वो भी जब कोई बात बोलता है तो कान खोलने को लगा दिए। इससे मेरा पूर्वग्रह जो प्रेजुडिस था कि यार अच्छी चीजें गंदगी से नहीं आती है, पूरी तरह बदल गया। मेरी बीवी को सुनने लगा इसी के कारण माँ को तो मैं सुनने की कोशिश करता ही था, क्योंकि माँ को मेरा देना बड़ा जबरदस्त लगता था। लेकिन बीवी के मामले में वैसा नहीं था। बीवी के मामले में मेरा मन बिल्कुल बंद था। मुझे याद है पहली बार माफी मांगने के बाद में भी बंद था। फिर मुझे आज जब भी ऐसे वाकयात निकलते हैं जहाँ पे पुरानी चीजें आ जाती है, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है। अभी लॉकडाउन में हम ज्यादा कमरे में रहते हैं तो ज्यादा गप्पे लड़ाते हैं, और कोई बात निकली और उसने बोल दिया आपने क्या किया था तभी, मेरे को कलर का डब्बा फेंक के मारा था, मैं प्रेग्नेंट थी तभी भी उसके बावजूद, और आप बोलते थे कि तेरे को घर से निकाल देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। तो ऐसे टाइम पे आई वॉज जस्ट सीइंग, मैं उसके चेहरे पे वो दुख और गम देख रहा था, और मैं हर बार की तरह वापस नम्रता से काम लिया। आई कुड फील हम्बल कि भाई इस औरत के पास ऊपर इतने अपराध और अत्याचार करने के बाद में भी आज अगर ये विषय निकाल रही तो चोटें गहरी हैं। मैंने फिर से माफी मांगी, मैंने जस्टिफाई नहीं किया, मैंने कहा हाँ मैंने किया, मैं शर्मिंदा भी हूं और मैं माफी भी मांगता हूं उसके ऊपर। मुद्दा खत्म हो गया दोस्त, उसने टाल दिया, उसने देख लिया कि बंदा ये रिपेंटेंस के मोड में है, ये अभी भरपाई के मोड में है बंदा। ये ह्यूमिलिटी का एक और एंगल मेरे को मेरे अनिल डीन नाम के एक ओल्ड टाइमर थे, उनसे सीखने को मिला कि कॉन्स्टेंटली हमेशा वही अप्रोच रखना है। अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में होने के बावजूद तुमने सही काम करना है, तुमने ढंग का ही सोचना है, तुमने माफी ही मांगनी है, तुमने कभी अपने किसी पास्ट एक्शन को जस्टिफाई करना ही नहीं है। बोलता ह्यूमिलिटी ऐसे ही डेवलप होगी। बार बार लोग पूछेंगे, बार बार बात करेंगे, और हर बार तुम्हारे को बेटा एक और फेलियर का मैं अनुभव शेयर करूंगा, क्योंकि ह्यूमिलिटी पे बात करनी है तो ह्यूमिलिएशन ही शेयर कर सकता हूँ ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का विरोधाभास है। मैं कुछ कामों में होशियार था, मैंने कुछ मशीनें बनाई और मेरे सप्लायर के साथ पंजाब में मैंने एक इंडस्ट्री चालू कर दी, ये में आने से 2 साल पहले। और बड़ी मेहनत की, मैंने मेहनत करके खड़ा किया। पिता भी था, लेकिन काम में भी उतना ही मेहनत करते गया, खड़ी हो गई। अब खड़ी होने के बाद में मेरे को वहां पे, जब ये हमारी इंडस्ट्री को 1 साल हुआ, तो लोकल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था इंडस्ट्री का, उन्होंने हम दोनों पार्टनर को बुलाया कि तुम्हारा सम्मान करते हैं हम, और सम्मानित करने के लिए कि भैया आपने आके ये नए टाइप का इंडस्ट्री पंजाब में लगाया है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, लोकल इकोनॉमी में और एक नया पैसा कमाने का माध्यम क्रिएट हो गया, वगैरह वगैरह। और अच्छी एक बड़े क्लब के अंदर मीटिंग थी, संभ्रांत लोग थे, ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट। अब मेरे जैसा व्यक्ति तो मैं पी रहा था, आई वॉज फुल विथ ग्रैंडियर थॉट्स एंड आइडियाज ना, और जब पीने के बाद में तो मेरी पर्सनालिटी निकल आती थी। मेरा पार्टनर मेरे को बोल रहा था कि लकी जी आप यहाँ मत पीना, मैं आपको चाहिए होगा तो फैक्ट्री में भिजवा दूंगा। उसको पता था मैं रोज आउट होने तक पीता था, लेकिन शायद किसी काम में ऐसा फंसा हुआ था कि मेरे बाकी के गुण, बाकी के दोष प्रकट नहीं हुए थे। आई वॉज लिटरली फोकस्ड ऑन वन थिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीते 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 थोड़ा 1 पैक 2 पैक मैं रोज की बोतल पी जाता हूँ, मैं ढेर सारी दारू पी गया। वो पता नहीं उनके हाथ में से फूल मालाएं कैसे ली, मैंने क्या किया, क्या बोला मुझे पता नहीं। जाने का टाइम आया और वो स्कूटर था हमारे पास, और मैं तुलसी राम जी को बोला
तुलसीराम जी स्कूटर हम चलाएंगे। अरे बोलता लकी जी आपने बहुत पी रखी है, लोग देख रहे हैं। वो मेरे को साइड में ले जाके बोल रहा है बेचारा। अब वो पुराना वहां का रहने वाला था, उसको पता था कि लोगों ने सम्मान के लिए बुलाया, और सम्मान मिलने के बाद में मैं तो भगवान हो गया था ना। मेरे को ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैंने क्या क्या उखाड़ दिया यार। मेरे में कितनी कलाएं हैं, मैं कितना होशियार हूँ। ईगो को इतना पूरक मसाज बड़ा मिला था। मैंने स्कूटर को किक मारी, क्लब से बाहर निकले, लोग देख रहे थे, और राइट टर्न मारने की बजाय मैं सीधा खेती में घुस गया। पगड़ी किधर, कपड़े किधर, तुलसीराम किधर, पानी में निकलते किसने उठाया, क्या किया, घर पे पहुंचाया। और अगले दिन तुलसीराम जी सुबह सुबह 6 पहुंच के बोलते सरदार जी आपने क्या किया। अब मन ही मन एहसास तो हो चुका था क्या हुआ है। और वो ह्यूमिलिएशन के बाद में मैंने स्वीकार थोड़ी किया। मैंने तो उठ के उसको 4 गालियां दे दी यार। मैं बोला लात मारता ये इसी इंडस्ट्री पे ऐसी तो 100 खड़ी करूंगा। तो उसने हाथ जोड़ दिया, फिर सरदार जी हम हिसाब कर ही लेते हैं। बोला कर हिसाब, हिसाब क्या करेगा, तेरे को जब भी मांगता तभी पैसा देना, पैसे की कोई चिंता नहीं है। और मैं वहां से निकल आया। आज वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, पूछो मत। और कुछ दिन पहले मुझे तुलसीराम जी मिले, वो किसी की शादी में आए थे। मैं उनसे माफी नहीं मांग पाया था, चुप हो गया था। और बैठे बैठे बातचीत निकली तो मैंने उनका हाथ पकड़ के बोला तुलसीराम जी पुराने दिनों के लिए जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैंने बोलता तभी तो आप पीते थे ना, अभी तो आप अच्छे हो गए हैं, आपके पीने के कारण वैसा था। मैंने बोला पीने के अलावा भी मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं पहले समझता नहीं था, जिनके कारण मैं किया। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जानता हूँ कि शायद वो हुआ अपमान वापस नहीं आएगा, बट मैं आपसे माफी जरूर मांगता हूँ। और हमने बाकी की बातें की। ये मुझे पता था कि अगर तुलसीराम को देखने के बाद में मेरे पार्टनर को, जो आज करोड़ोंपति है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक, अपनी किस्मत को और खुद को कोसते बैठना, या तो अपने संबंध पुनः स्थापित करना। कोसते रहना मेरी पुरानी आदत है, दैट इज ओल्ड सेल्फ यार। द ओल्ड सेल्फ हैज टू डाई, विल ने बोल दिया। और उसकी मौत स्वीकार करते करते और शायद ह्यूमिलिएट होते होते होगी। लेकिन जो नया सेल्फ है, जिसके लिए ह्यूमिलिटी एक आध्यात्मिक खुराक है। ह्यूमिलिटी बिल लिखता है इज द नरिशिंग इंग्रेडिएंट दैट कैन गिव अस सेरेनिटी। तो क्या मैं नम्रता पूर्वक अपने किए को स्वीकार कर लेता हूँ, तो मेरे को आत्मा को एक खुराक मिल जाती है। सच बोलता हूँ, वो एक आत्मिक खुराक थी जिसने मेरे को इतने सालों के बाद, मैं ये बात कर रहा हूँ अभी रिसेंट, और ये वाकया हुआ था 26-27 साल पहले। आफ्टर 27 ईयर्स उस व्यक्ति को मिलने के बाद में कांस्टेंट इन्वेंट्री, मेरी भावनाओं को समझते हुए मेरे अंदर वो चीजों को उबलते हुए देखा मैंने। और मैंने उस क्षण ये निर्णय किया, नहीं बॉस, ये माफी मांगने का टाइम है, ये स्वीकार करने का टाइम है, नम्रता पूर्वक पेश आने का टाइम है। और करने के बाद में संबंध पुनः स्थापित हुआ। और उसने भी मुझे थैंक यू बोला। फिर जाते जाते बोलता है लकी जी आपने जो सोचा था ना वो इंडस्ट्री के बारे में, वो बहुत अच्छा सोचा था। देखिए हम सब लोग छोटे छोटे व्यापारी थे, आज कैसे इस्टेब्लिश हो गए, थैंक्स टू यू। और मैं भी खुश हुआ इस बात के ऊपर कि मेरा नहीं, छोड़ो मेरा 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 करने वाला मैं हूँ, लेकिन किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, कई लोगों की जिंदगियों में बदलाव तो आया, एंड आई बिकेम हैप्पी। ये जो नजरिया बदलाव का है, ये सिर्फ और सिर्फ नम्रता पूर्वक अप्रोच से ही आना है दोस्तों। मैं समझ गया हूँ दूरी तीरी लगा के, ये कल्टीवेट करनी पड़ेगी। ये कल्टीवेट नम्रता करने के लिए मेरा स्पॉन्सर बोलता था काउंट योर ब्लेसिंग कॉन्स्टेंटली। जिसको तू कोइंसिडेंस बोलता है ना, वो टाइम के ऊपर भगवान अनामिक था। उसने तेरी कितनी मदद की है, एंड स्टिल यू आर नॉट हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट कि जो कुछ भी किया मैंने किया, जो कुछ भी नुकसान हुआ मेरी वजह से नहीं हुआ। दोनों चीजें लगती है। और जैसे जैसे मैं ए में अंदर सर्विस के अंदर ग्रो करता गया, तो मुझे ये समझ में आने लगा कि साला सक्सेस तो ऊपर वाला देता है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बनता हूँ ना। तो ये माध्यम बनने में इतनी क्या बढ़ाई चढ़ाई होनी चाहिए। हाँ, शुरू शुरू में मैंने तालियों के लिए किया था, यस, बिल लिखता है ओल्ड सेल्फ विल डाई हार्ड, लेकिन आप इसको कल्टीवेट करते जाओ।
कल्टीवेट करना यानी कि हर बार वो हल घुमाते जाना, मिट्टी को घुमाते रहना, ताकि वापस से उसकी उपजाऊ चीजें ऊपर आती रहे। और दिस कांस्टेंट इन्वेंट्री फॉर ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिटी फॉर टुडे। बिल एक जगह पे लिखता है कि लेटर में वर्किंग ह्यूमिलिटी तो हमको डेवलप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पहले वो बता चुका है मेरे को कि इस जिंदगी में परफेक्ट ह्यूमिलिटी और परफेक्ट लव हमको मिलना नहीं है। हम वर्किंग ह्यूमिलिटी डेवलप कर सकते हैं। अपने किए हुए कृत्यों को हमेशा एक्सेप्ट करना है। अपनी प्लानिंग के लिए उच्च शक्ति पे आधारित रहना है। और 7वीं पायरी में एक बड़ा ही लाइफ चेंजिंग वाक्य लिखता है कि मेरी सिक्योरिटी जो है, मुझे जो सुरक्षित महसूस करने की भावना है, मेरी सुरक्षितता व्यक्तियों पे, परिस्थितियों और वस्तुओं पे निर्भर नहीं रहेगी। मेरी सुरक्षितता केवल मेरी उच्च शक्ति से आएगी। अब सोचिए इसके लिए कितनी ह्यूमिलिटी कल्टीवेट करनी पड़ेगी यार, मेरी तो फट जाती है। सीधा अभी का एक उदाहरण देता हूँ। मैंने जो कुछ काम करके एक छोटा सा अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया और उसके अंदर मैंने भाड़े पे दिया हुआ था, वो भाड़ा मेरे को आता था कुछ बैंक का इंस्टॉलमेंट जाके, मेरे को घर चलाने का अच्छा खासा पैसा मिलता है। अब ये लॉकडाउन आने के बाद में मेरे को आज ही फोन आया कि भैया ये लॉकडाउन है, हम 3 महीने का भाड़ा नहीं दे पाएंगे आपको, आप उसको वेव करो। मैंने कहा देखो भाई, मेरा परिवार से मेरे को बात करनी पड़ेगी, वेव तो मैं कर नहीं सकता, मेरे पास लोन्स वगैरह हैं सारे, मैं कोई कॉर्पोरेट नहीं हूँ। और वो बात करने के बाद में फिर मैंने बीबी से डिस्कस करना और इधर उधर डिस्कस करना चालू किया और रियलाइज हुआ कि यार इतना भी मैं पढ़ने में और बोलने में बात करूं कि मेरी सुरक्षितता उच्च शक्ति से आएगी, लेकिन मटेरियल थिंग्स का हिलने का आभास भी आता है तो मैं फट जाती है मेरी, मैं पैनिक हो जाता हूँ। एक बात अच्छी है कि मैं वो प्रोग्राम की कृपा से इमीडिएट कुछ भी रिएक्शन नहीं देता हूँ। मैं ही हमेशा बोलता हूँ कि पहला रिएक्शन बेवड़े का, फट्टू आदमी है साला, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा, दूसरी बार विचार करके आएगा तो नॉर्मल आएगा, और तीसरी बार जब मैं सोच के रिएक्ट करूंगा या उसके ऊपर एक्ट करूंगा तो वो शायद कुछ आध्यात्मिक तत्वों के ऊपर कुछ ढंग का होगा। मैंने उसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैंने उसको बोला मैं अपने परिवार में पूछ के बताता हूँ, एंड दैट वाज इट। अभी उसके ऊपर सोचूंगा, अभी उसके ऊपर थोड़ा मनन करूंगा और फिर उसका जवाब दूंगा। इगोइस्टिक आदमी की बहुत जल्दी फट जाती है, बहुत जल्दी फट जाती है। एक नम्र आदमी हर परिस्थिति स्वीकार कर लेता है। मैंने जो नम्रता अपनी मद्यपान को, अपने फेलो अल्कोहलिक्स को स्वीकार करने में लगाई है, उसका थोड़ा सा भी अंश मैं बाकी चीजों में लगाता हूँ ना, तो जबरदस्त सक्सेस मिलता है। मेरी बीवी मेरे को बोलती थी, क्योंकि शुरू शुरू में तो जबरदस्त मीटिंग के बाद सुपर मीटिंग्स और बेवड़ा लोग को लेके घूमता ही था ना मैं, गाड़ी में देखो, जिधर देखो उधर। मेरे को बोलती थी, अरे इतने लोग आते हैं तुम्हारे प्रोग्राम में, तुम इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद में भी पी लेते हो, मैंने तो कभी आपके मुंह से उनको गाली देते सुना नहीं है। वो साला 10वीं बार भी फोन करेगा और सरदार जी ऐसा प्यार से बात करते हैं, बोलिए। और मैंने अगर कहीं गलती कर दी है तो वो गलती के ऊपर जब तक बदला नहीं ले लो, मेरे से शांति से बैठते नहीं हो। एक बड़ा बड़ा एंगल था उसके पास, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद इस डायमेंशन में मेरे पास वो वर्किंग ह्यूमिलिटी आ गई है। मैंने स्वीकार कर लिया है, मैं निरपेक्ष हो गया हूँ। मैं ये समझ गया हूँ कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ यार, उच्च शक्ति का, जिसने जाके उसको मैसेज दिया। अब वो उच्च शक्ति का काम है कि उसको सोबर रखे या जो भी उसको बुद्धि देनी दे। मैं तो उसके पास हर बार अपने अनुभव शेयर करता रहूंगा, भले वो 100वीं बार भी आवे मेरे पास, क्योंकि लोगों ने मेरे लिए किया है ये। मेरे बेतुके बातों के लिए लोगों ने शांति से अपना कीमती वक्त जाया किया है। मेरे मुंह पे बेवकूफ नहीं बोला है मेरे को, कुछ लोगों ने बोला भी है, भगवान उनका भला करे, लेकिन लोगों ने मेरे को समय दिया है, इतनी नम्रता रखी है उन्होंने। तो मेरे पास ये कल्टीवेट क्यों नहीं हुई? जब जब मैं ऐसे क्षणों में जागरूक होता हूँ, तो बोला अभी एक घर के मामले में हल चलाने वाली बात आ गई, फिर नम्रता को मैं लाचारी समझ लेता हूँ। ये एक अलग एंगल है। और मैंने फिर अपने वापस अनिल डी के साथ में शेयर किया है। मैंने बोला यार, मैं जब डिग्री से नम्रता शेयर करने जाता हूँ ना, नम्रता पूर्वक मैं उसके साथ में डील करने जाता हूँ,
तो बोला वो तो चढ़ के बैठ जाती है, मेरा ऐसा करती है, मेरा वैसा करती है, यहाँ हूँ क्या हूँ बोलने लगा। तो बोलता देख लकी, मेरे को एक बात समझ में आई, दारू की गुलामी से बीवी की गुलामी अच्छी। खाली छोड़ के नहीं गई ना तेरे को पीते वक्त। हाँ बोला, छोड़ के तो नहीं गई। बोलता इसके लिए तो सारी जिंदगी देना बनेगा रे, बन जा बीवी का गुलाम चुपचाप। एंड आई कुड अंडरस्टैंड, जो व्यक्ति वो टाइम के ऊपर इतने साल सोबर था, वो जब ये बात बोलता है तो वो कहाँ से आ रहा है। उसने वो मामले में नम्रता पूर्वक स्वीकार किया है, मेरे को बताने का ढंग उसका अलग था। ऐसे छोटे छोटे मैसेज हमको कई बार मिलते रहते हैं, और मैं चूंकि एक्सट्रीम वाला आदमी हूँ, मैं नम्रता को पूरी तरह लाचारी की तरफ ले जाता हूँ। कुछ नहीं करना है, सहन करते रहना है, वगैरह 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 वगैरह। बिल लिखता है ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, ये मेरा डार्क सेल्फ है, मेरा जो काला कुट सेल्फ है ना, ये वो है। और उसमें से मेरे वो नेचर के वो भाग में से निकलने के लिए मुझे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी करता रहना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मामलों में मन खुला हो गया है। सिर्फ एक्सेप्टेंस और श्रद्धा ही नहीं, उसके साथ में ह्यूमिलिटी का एक्शन भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। मैं अपने आप को सवाल करता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें कि ये कॉमन वेलफेयर अगर इसमें है तो भले ना कुछ सेटबैक होगा तो होगा। कौन आदमी सेटबैक स्वीकार कर सकता है? जो नम्र है वो। दूसरा कोई आदमी नहीं स्वीकार कर सकता है। तबीयत के प्रॉब्लम्स हैं, नम्रता से स्वीकार करने पड़ते हैं। लाइफ, शरीर नश्वर है। मेरे जैसा शराबी सोचता है कि पता नहीं मैं काय का बना हुआ हूँ, और जब रिकवरी में आ जाता है तो इमीडिएटली कुछ भी तकलीफ आने के बाद सेल्फ पिटी में जाता है। मैंने देखा है अपने कई मेंबर्स को, उनके जवान बच्चे जाते हुए, मेंबर्स के घर में तकलीफ होते हुए, और फिर भी वो वर्किंग ह्यूमिलिटी वो नहीं कोस रहे हैं। उन्होंने लोगों की मदद करना बंद नहीं किया, उन्होंने ए में आना बंद नहीं किया, उन्होंने शेयरिंग करना बंद नहीं किया। व्हाट इज ऑल दिस? ये नम्रता की तरफ चलते हुए कदम नहीं है तो और क्या है? ये अपने हुए चीज को रिस्पेक्ट नहीं करना तो और क्या है? लड़ते थोड़ी रहना है। आप लड़ते रहेंगे तो हारते रहेंगे और रोते रहेंगे, लेकिन स्वीकार करेंगे नम्रता पूर्वक तो आगे चलने का रास्ता दिखाई देगा। ह्यूमिलिटी मुझे ये सिखाती है कि मेरे पास और क्या हो सकता है इसी सिचुएशन में। मैं गुजर रहा हूँ तबीयत की उस तकलीफ में से जहाँ पे मेरी जिंदगी कट शॉर्ट हो रही है। शुरू शुरू में मैं झगड़ा, जैसे मेरा स्वभाव है, पहला विचार बेवड़े का आएगा, तो पहला विचार वैसा ही आया, गुस्सा, सेल्फ पिटी, भगवान इतना ये किया इतना वो किया। लेकिन वो क्षणिक था, वो चला गया, आके चला गया, क्योंकि मैं उसके ऊपर एक्ट नहीं करता हूँ ना, आता है चला गया। और फिर उसके बाद जो नम्रता से स्वीकार किया, तो इससे क्या हुआ? इससे मेरे को क्या करना पड़ रहा है आज की तारीख में? मेरा दिनचर्या बदली कर दी है। मेरे को महीने के टेस्ट शुरू हो गए हैं, मेरे को कई बार दवाइयाँ खानी पड़ती है, मेरे को दिन में 10 बार आंखों में ड्रॉप डालना पड़ रहा है। ये सारा कुछ मेरे जैसे स्वैराचारी व्यक्तिमत्व को, जो अपने समय पे सब कुछ करना चाहता है, जो कि पता नहीं क्या क्या चाहता है, ऐसे व्यक्ति को बंधन डाल दिया। अब ये बंधन में डिसिप्लिन में चलने तो तेरे को ह्यूमिलिटी एक्सेप्ट करते हुए करना पड़ेगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ एक ही मीटिंग्स में आके नहीं बेचारा मेरे को ऐसा हो गया, मेरे साथ ही ऐसा होना था, ये शेयर करके मुझे कुछ नहीं होना है, कोई फायदा नहीं होना है मुझे। इसमें से अगर इसके साथ जीना है, देखो वर्किंग ह्यूमिलिटी का मुझे एक और मतलब समझ में आया है कि इसके साथ जीना है। अगर इसके साथ, अपने पास्ट के साथ, अपने प्रेजेंट के साथ जीना है, तो मुझे एक ही तरीका आएगा, वो है नम्रता से। उसको समझते हुए, उस चीज का आदर सम्मान करते हुए, भले छोटी है या बड़ी है, और उसने जो मेरी जीवन में बदलाव लाए हैं, उन बदलावों को स्वीकार करते हुए आगे चलना है। वो मैं आज कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ मैंने लगभग जो मेरे अनुभव से मुझे समझ में आया, वो मैंने ओके शेयर ओके। करने की कोशिश की है। अगर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाना चाहें अभी, तो हम कुछ क्वेश्चंस में जाएंगे, वहां पे शायद और बहुत सी चीजों का खुलासा हो पाएगा। यस, थैंक यू सो मच।